हेलो गाइस, आज स्टेनोग्राफर सेट 3 का पार्ट नंबर बी है ये, जिसमें हम लोग नरेशन वॉइस क्लोज टेस्ट रीअरेंजमेंट का आज हम लोग बात करनी है। इसके पहले 3A का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जिन लोगों ने वीडियो ना देखा हो पहले वो वीडियो देख लें। आज का जो वीडियो होगा बड़े ही अच्छे क्वेश्चन मैंने सीजीएल मेंस लेवल के नरेशन और वॉइस के क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आज का नरेशन आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। 10 में 1-2 क्वेश्चन अक्सर आप गलत करते हो, तो अगर आज का वीडियो अगर आप देखते हो तो वो जो 1-2 क्वेश्चन आप गलत करते हो वो गलतियाँ आपसे नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि आज लगभग वही सब क्वेश्चन है जो आपके गलत होते हैं। तो आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मैं एक बार फिर से कहूँगा, जितने भी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, सो दैट मैं जब भी आपको वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जितने भी लोग स्टेनोग्राफ़र या सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी जो क्वेश्चंस उठा रहा हूँ सीजीएल मेंस लेवल तक के भी क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, तो जितने भी सीजीएल मेंस या स्टेनोग्राफ़र की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स आपके नॉलेज में हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो उससे उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से 50 नरेशन का क्वेश्चन है, तो पहले इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन, विपुल सेड एलास। अच्छा, पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि आज के क्वेश्चन आप ज़रूर करिए पहले। आज आप गलती करोगे, डन है। अगर 10 नरेशन कर रहे हो तो आज पक्का 2 से 3 आपके गलत होने ही होने हैं, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन से आज ऐसे मैंने लिए हुए हैं जहां आपसे गलतियां होंगी। आज हमको सीखना है कि उन गलतियों को हमें कैसे सुधारना है, ठीक है? तो पहले सभी लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के द्वारा पहले सभी लोग खुद से क्वेश्चन करोगे, करने के बाद ही जो है आप सॉल्यूशन देखोगे, तो ही आप देख पाओगे कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे थे और आपने क्या सीखा इस वीडियो से। इसीलिए वीडियो के सॉल्यूशन के पहले इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ कि पहले आप स्क्रीनशॉट लेके सारे क्वेश्चन को क्या करिए, सॉल्व करिए। उसको सॉल्व करने के बाद ही आप बस फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियोस को देखिए, ठीक है? बहुत टाइम नहीं देना है कि 2 घंटे 3 घंटे आपको इसी वीडियो को देखना है। 1 घंटे 40 मिनट 45 मिनट में सारा काम आपको कर लेना है, ठीक है? मैंने यूट्यूब पे और भी वीडियोस देखे, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है पूरा। वहाँ पे मैंने देखे कई वीडियोस, 1 घंटे 1.5 घंटे के वीडियोस हैं, क्वेश्चन 25 से 30 करा रहा हूँ, कुछ भी आपके काम की चीज़ें नहीं है उसमें, ठीक है? इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मेरी इन वीडियोस को उन स्टूडेंट तक पहुँचाइए जो 1.5 घंटे 2 घंटे 1 घंटे का फालतू का समय उन वीडियोस पर देते हैं, ठीक है? चलिए, तो फटाफट आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है? ये क्लोज टेस्ट है और दिख रहा है सबको, ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक? नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग क्लोज टेस्ट नंबर सेकंड का, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 41। चलिए, सभी को वीडियोस मज़ा आ रहा है ना देखने में? पक्का है? जितने भी वीडियोस मैंने डाले, कैलेंडर की भी वीडियो मैंने डाला, आज कैलेंडर का पार्ट नंबर भी अभी थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? पहले आज इंग्लिश का वीडियो हो जाए, फिर कैलेंडर का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? ओके, चलिए 41, पीपल सेड एलाज हाउ थॉटलेस आई हैव बीन। अगर आपने लगाया होगा, ठीक है ना, तो फिर आप देखते हैं क्या ऑप्शन लगाए हैं, ठीक है? मिलाइए, देखते हैं क्या होगा, ठीक? तो मैंने कहा था पहले तो आप जब भी नरेशन सॉल्व करो पहले आप टेंस को पकड़ो। टेंस अगर आपका है आई हैव बीन तो वो चेंज हो जाएगा आई हैड बीन। किस में चेंज हो जाएगा? सॉरी, आई हैड नहीं, ही हैड बीन, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, आई सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, ठीक है? आई क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। तो ही हैड बीन, तो आपको पहले देखना है किस ऑप्शन में ही हैड बीन है। तो पहले ऑप्शन में ही हैड बीन है, सेकंड ऑप्शन में ही हैड बीन है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, 2 तो आपने कट कर लिया। आप इतना तो समझ गए कि भाई ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा। देखो, इस तरीके से जब भी आप करोगे ना तो आपके जो एरर होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अब आपको 2 ही में से देखना है। अब आप देख लो वो क्या कर रहा है। पहला है विपुल कन्फेस और सेकंड है विपुल एडमिट। तो कह रहा अलाज हाउ थॉटलेस आई हैव बीन,
तो वो अपनी बात पर क्या कर रहा है कि मतलब मैं कितना बड़ा जो है बेवकूफ़ था, मूर्ख था। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे वो एडमिट नहीं कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, कन्फेस कर रहा है अपनी गलती को। अपनी गलती को वो क्या कर रहा है, बाकी देखने से दोनों ही सेंटेंस सही है। विपुल कन्फेस विथ रिग्रेट दैट ही हैड बीन थॉटलेस, विपुल एडमिटेड दैट ही हैड बीन। ग्रामेटिकली अगर देखोगे दोनों सेंटेंस सही है ग्रामर के रूल से, ठीक है। लेकिन बस आप जब सेंस देखोगे इस सेंटेंस के अनुसार, तो यहाँ पे वो अपनी बातों को क्या कर रहा है, कन्फेस कर रहा है, ठीक है। एडमिट करना यहाँ पे नहीं कहलाएगा। यही दोनों में बड़ा क्लोज था, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। वो एडमिट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कन्फेस कर रहा है, ठीक है। सबको ये बात समझ में आ रही है। तो 41 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। सेकंड क्वेश्चन है, राहुल सेड यस आई एम मिस्टेकन। तो पहले तो टेंस चेंज कर लो। आई एम फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा, तो और एम हो जाएगा वॉज, तो ही वॉज। ही वॉज आपके पास किस किस ऑप्शन में है देख लो, सेकंड ऑप्शन में है और फोर्थ ऑप्शन में, तो दो तो आपके कट गए। ये ज़रूर किया करो, इससे अक्सर आप दो ऑप्शन तो ज़रूर ही काट लोगे। अब दो बचे, आई वॉज सॉरी ही वॉज मिस्टेकन, ही वॉज ऑन मिस्टेकन। क्या होगा, राहुल सेड दैट ही वॉज ऑन मिस्टेकन, राहुल एडमिटेड दैट ही वॉज मिस्टेकन। तो ऑन वगैरह का प्रयोग तो हुआ नहीं, तो इसलिए आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। राहुल एडमिटेड दैट, अब यहाँ पे वो स्वीकार भी रहा है, जैसे को हाँ मैंने गलती की, तो उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, एडमिट किया। तो ऐसे भी कह सकते थे, या फिर डायरेक्ट आप ग्रामर से पकड़ लो, यहाँ पे ऑन था जो कि सेंटेंस में नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। दे आर लेट, सी हैज़ ऑलरेडी टोल्ड अस, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं कि जो आगे आ गया उसको आप रिपोर्टिंग वाला सेंटेंस समझोगे। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में होता है वही बदलता है, उसी का टेंस उसी का पर्सन बदलता है। तो इस बार देखो, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस था, ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब आपका जो है वो प्रेजेंट में है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो सेंटेंस होता है वो रिपोर्टिंग सेंटेंस होता है, और जो उसके अंदर वाला सेंटेंस होता है वो रिपोर्टेड सेंटेंस होता है, ठीक है। तो ये हो गया उसका रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट में है। तो नियम ये कहता है जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब अगर दे आर लेट है तो वो दे आर लेट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब आपको देखना है किस किस ऑप्शन में दे आर लेट है, तो लगभग सारे ऑप्शन में आप देखोगे दे आर लेट मौजूद है, तो आप उससे पकड़ भी नहीं पाओगे। तो आपको यहाँ देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब से ही क्वेश्चन को पकड़ना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगेगा, दे हैज़ ऑलरेडी टोल्ड अस। अब सारे ऑप्शन आप फटाफट पढ़ लो। सी हैज़ ऑलरेडी बीन, क्या बीन का प्रयोग करेंगे, क्या रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में कोई बदलाव करते हैं, नहीं करते हैं। सी टोल्ड अस दैट दे आर ऑलरेडी लेट, तो ऑलरेडी का प्रयोग लेट के साथ नहीं, उसके सी के साथ था, ठीक है, टोल्ड के साथ था, तो ये भी नहीं हो सकता। सी हैज़ ऑलरेडी टोल्ड अस दैट दे आर लेट, ठीक है। सी टोल्ड अस दैट दे आर लेट ऑलरेडी, तो इस ऑलरेडी का प्रयोग लेट के साथ हमें करना ही नहीं है, तो क्योंकि टोल्ड के साथ ऑलरेडी का प्रयोग हुआ था। तो ऐसे करके ऑप्शन नंबर एक ही है जो बन रहा है, वो कौन है, सी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन से भी कभी कभी क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। द टीचर सेड टू हिम डोंट गो आउट, इम्परेटिव सेंटेंस है। जब भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो तो उस हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में। इम्परेटिव सेंटेंस का नियम ये कहता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, और अगर नेगेटिव है तो क्या लगता है, नॉट टू। याद रखिएगा, नॉट टू, टू नॉट नहीं होता है, क्या होता है, नॉट टू। तो पहले तो आपको खोजना है नॉट टू कहाँ लगा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। अब बचा क्या, नॉट टू के साथ हमें वाक्य मिल चुका है। द टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू गो आउट, ठीक है ना। द टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू गो आउट, बिल्कुल आपका सही ऑप्शन। यहाँ पे शुड वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। डॉक्टर रतन सेड टू द पेशेंट टेक लाइट फूड, इस बार फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। जब भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो तो आप समझ जाइएगा वो कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव। इसका मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पॉजिटिव है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव है तो क्या लगाते हैं, नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इस सेंटेंस में दोनों है, पॉजिटिव वाला भी है और
डू नॉट गो नेगेटिव वाला भी है। इसका मतलब एक बार हमें टू टेक चाहिए, क्या चाहिए, टू टेक, और एक बार हमें क्या चाहिए, नॉट टू गो, नॉट टू गो, ये दोनों चीज़ हमें चाहिए, टू टेक और नॉट टू गो। देख लो किस ऑप्शन में है। पहले ऑप्शन में टू टेक है लेकिन नॉट टू गो नहीं है, नॉट टू गो नहीं है, नहीं होगा। सेकंड में टू टेक है एंड नॉट टू गो भी है, ये हो सकता है। थर्ड में टू टेक है पर नॉट टू गो नहीं है ना। फोर्थ ऑप्शन में टू टेक है एंड नॉट टू गो नहीं है। ठीक है, तो बस एक ही ऑप्शन बचा। तो नरेशन के ग्रामर को प्रयोग से जो है हम लोगों ने ऑप्शन बी पकड़ लिया बहुत आसानी से। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना ये सभी। तो आज मैंने सीजीएल मेंस के क्वेश्चन ये सारे उठाए हैं जो आपके स्टेनोग्राफर में भी पूछ सकता है, और सीजीएल मेंस में तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते ही हैं। स्टेनोग्राफर में अक्सर 10 में से 1-2 क्वेश्चन ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो इन 10 के द्वारा आप 1-2 क्वेश्चन वो सही कर सकते हो। ठीक है, जो अक्सर आपके गलत होते हैं 1-2 क्वेश्चन, वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सही कर सकते हो। इसीलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है। द टीचर सेड टू मी आई होप यू विल ब्रिंग क्रेडिट टू माई स्कूल। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, टेंस को चेंज करेंगे। विल ब्रिंग क्या हो जाएगा, वुड ब्रिंग। तो विल की जगह पे क्या हो जाएगा, वुड। ये ऑप्शन में है, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। तो बचे 2 ऑप्शन, आई वुड ब्रिंग, आई वुड ब्रिंग। ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। द टीचर विश दैट आई वुड ब्रिंग क्रेडिट टू माई स्कूल, और यहाँ पे क्या, टीचर सेड होप दैट आई वुड ब्रिंग टू हिज स्कूल। बस चेंज क्या है, माई और हिज। इसका मतलब अब आप क्वेश्चन में चले जाओ, वहाँ देख लो माई होगा कि हिज होगा। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन का है, तो माई क्या हो जाएगा, हिज बन जाएगा। माई क्या हो जाएगा, हिज बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। बोलो सबको ये बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 47। चलो, व्हाट एन एक्सेलेंट पीस ऑफ आर्ट सी सेड। ठीक है ना। तो सी सेड व्हाट एन एक्सेलेंट पीस ऑफ आर्ट, एक्सक्लामेटरी का ये सेंटेंस है। ठीक है, एक्सक्लामेटरी को जब भी हम लोग चेंज करते हैं तो एक्सक्लेम्ड विथ सेंस जो भी होता है, एक्सक्लेम विथ के साथ जो भी सेंस होता है हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज वॉज इट। और एक चीज़ याद रखिएगा, नरेशन में हमने हमेशा आपको बताया है कि सेंटेंस सिंपल में होता है। सिंपल कहने का मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं कर सकते हो। इनडायरेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले आप सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं कर सकते हो। अगर इस नियम को आप जानते हैं तो आप समझ गए, अगर वॉज इट लिखा है तो ये गलत है। सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा अगर वॉज इट लिखा है तो। इट वॉज होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, इट वॉज, जो कि थर्ड ऑप्शन में भी है, फोर्थ ऑप्शन में भी है। बस 2 ऑप्शन काट गए, इन दोनों में से पढ़ के देख लो कौन सा सही है। तीसरा पढ़ोगे, सी एक्सक्लेम्ड विथ एप्रिसिएशन दैट इट वॉज एन एक्सीलेंट पीस ऑफ आर्ट। और फोर्थ पढ़ोगे, सी हैड एक्सक्लेम्ड विथ दैट इट वॉज एन एक्सीलेंट पीस ऑफ आर्ट। तो सी एक्सक्लेम्ड होगा या फिर हैड एक्सक्लेम्ड होगा। तो आप जानते हो कि रिपोर्टिंग वर्ब में आप चेंज नहीं करते हो टेंस के। अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या था, सी सेड, ठीक है ना, तो वो एक्सक्लेम्ड ही रहेगा, हैड एक्सक्लेम्ड नहीं हो सकता। हम लोग जो टेंस का बदलाव करते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस का करते हैं, रिपोर्टिंग वाले में नहीं। यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज किया था इसलिए गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। देखा ना किस तरह से आसान है पकड़ना। बस थोड़े से आपको ग्रामर को, नरेशन के जो भी ग्रामर है उसको लेके चलना है। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कॉन्टीन्यूअस। यू सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ही वॉज, सॉरी हाँ, आई वॉज गोइंग। आपको देखना है कि आई वॉज गोइंग कहाँ पे है, तो आप देखोगे चारों ऑप्शन में आई वॉज गोइंग है, कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से पकड़ लो। सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क में चेंज हो जाएगा। ये गया, ये गया। ठीक है, बचे 2 ऑप्शन, बी और डी। ठीक है ना। आप देखोगे यहाँ वेयर के साथ दैट लगा है, पहले ही बताया गया है कि क्वेश्चन वर्ड के साथ दैट वगैरह का प्रयोग नहीं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के उसी क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करते हैं। तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबको ये बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। 49 है, आई सेड गुड बाय माई बिलव्ड फ्रेंड्स। ये बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये तो पक्का आप लोग अगर सॉल्व किए होंगे तो काफ़ी लोग का ये क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, और कुछ लोग का सही भी हो सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं। आई सेड गुड बाय माई बिलव्ड फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आप उसे क्या कर रहे हो, गुड बाय बोलना क्या होता है,
याद रखिए, गुड बाय बोलना कभी भी विश नहीं होता है, विशिंग गुड बाय नहीं होता है। ये चीज़ याद रखिए ना, तुरंत गलत करोगे आप। फिलहाल अभी हम विश को गलत नहीं कर रहे हैं, अभी मैंने विश को रोका हुआ, ठीक है। अच्छा, आई सेड गुड माई बिलव्ड, गुड बाय माई बिलव्ड फ्रेंड। अब हम लोग चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सही हो सकता है। आई विश माई बिलव्ड फ्रेंड गुड बाय। आई बाइडेड, बाइडेड तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बाइडेड आपका जो है होता ही नहीं है, थर्ड फॉर्म बिडन होता है। बिड बेड, बिड बेड बिडन, ठीक है। सेकंड फॉर्म होता है बेड। बिड और बेड का मतलब होता है जब आप हाथ हिलाकर किसी को क्या कहते हैं, विश करते हैं, या हाथ हिला के उसे संबोधित करते हैं, तो आपका बाइड या बेड होता है, ठीक है। आई बेड, तो सेकंड ऑप्शन तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। आई सेड गुड बाय टू माई बिलव्ड फ्रेंड्स, और चौथा है आई बेड माई बिलव्ड फ्रेंड्स गुड बाय। कौन सा आपको लग रहा है? अगर विश लग रहा है तो अब जान जाइए कि विश नहीं हो सकता, गुड बाय बोलना विश नहीं होता है, ठीक है। ये आप जा रहे हैं उससे अलविदा बोल कर जा रहे हैं, तो अलविदा बोलना कभी भी आपका जो है विशिंग नहीं होता, ठीक है। अब बचा ऑप्शन नंबर सी और डी। तो अगर आपको बिड का मीनिंग पता है, बिड बेड, तो आप बड़े आसानी से बता दोगे ऑप्शन नंबर डी, अदरवाइज़ आप गलत करके आओगे। बिड या बेड का मतलब ही होता है हाथ हिलाकर किसी को जो है संबोधित करना, ठीक है, हाथ हिलाकर किसी को संबोधित करना। तो गुड बाय में ऐसे ही तो बोलते हैं ना हम लोग, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। तो इसीलिए मैंने कहा ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या होगा आपका? सही होगा। तो ये सब पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये सब। आज के जितने भी नरेशन के 10 क्वेश्चन मैंने उठाए, सब लेवल के क्वेश्चन मैंने उठाया है, ठीक है। राजीव सेड टू मी ही प्लेज विथ राइट हैंड, ठीक है। तो प्लेज आपका चेंज होगा प्लेड में, प्लेज आपका किस में चेंज होगा? प्लेड में चेंज होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और बाकी ऑप्शन अभी हम लोग रखेंगे, पहले प्लेड वाला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अगर ये सही नहीं हो तो इन दोनों में से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो राजीव सेड दैट, आपको पता है सेड टू किस में चेंज होता है? टोल्ड में चेंज होता है। सेड टू किस में चेंज होता है? टोल्ड में। तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। जब भी आपका नॉर्मल सेंटेंस होता है तो आपका सेड टू चेंज होता है टोल्ड में, ठीक है। तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। आस्क तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इंटरोगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, तो बच्चा आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। राजीव टोल्ड मी दैट ही कुड प्ले विथ राइट हैंड, तो प्लेस को पास्ट के फॉर्म में कुड प्ले कर दिया है। ऑप्शन के अनुसार हम लोग, जैसे प्लेड होना चाहिए था, लेकिन प्लेड वाला जो ऑप्शन था पहला सेकंड ऑप्शन, वो तो हो ही नहीं सकता था। पहला ऑप्शन प्लेस था, वो होता नहीं, तो कौन सा ऑप्शन बचा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आज आपने देखा कुछ ग्रामर के नियम का प्रयोग करके, कुछ ऑप्शन से एलिमिनेशन का प्रयोग करके आज हम लोगों ने नरेशन किया, ठीक है। तो कभी भी टफ क्वेश्चंस आए तो आप एलिमिनेशन मेथड का ज़रूर प्रयोग करिए। एलिमिनेशन मतलब पहले आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, ठीक है। तो इस तरह से एलिमिनेट करके जब भी आप लगाओगे, गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, सही ऑप्शन अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सबको ये बात समझ में आ रही है? चलो अब हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 51 to 60, जो कि होगा वॉइस से, जो कि किससे होगा? वॉइस से। वॉइस के भी बड़े अच्छे क्वेश्चंस मैंने सीजीएल मेंस के सेट से लिया हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल मेंस के आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए 51 to 60 आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दीज डेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट डू देयर असाइनमेंट्स विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, सॉरी डू देयर। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने पहले वॉइस का वही नियम फिर से फॉलो करना है। हमको टेंस को देखना है, टेंस में चेंज नहीं करना है, सहायक उसी टेंस के सहायक क्रिया के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, यही तो हम लोगों ने सीखा था। चलिए वर्ब को खोजिए, इस पूरे बड़े वाक्य में पहले आप वर्ब खोजो। डू है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब आर या इज के साथ डन होना चाहिए। पहला नहीं होगा आर डूइंग है, दूसरा नहीं होगा आर बीइंग डन है, नहीं, केवल आर डन या फिर इज डन होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन आर डन लिखा हुआ है और फोर्थ ऑप्शन आर डन लिखा है, इन्हीं दोनों में से एक होना है, ठीक है। तो हम समझ गए भैया, दो ऑप्शन तो नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से एक होगा। चलिए पढ़ लेते हैं और लगा देते हैं। These days the assignments are done with the help of the internet by most of the students। और चौथा है these days most of the assignments। तो बस दोनों में अंतर क्या किया है कि इस मोस्ट ऑफ को एक में स्टूडेंट के साथ लगाया है और एक में असाइनमेंट के साथ। तो आप क्वेश्चन में जाके देख लो किसके साथ लगा था? स्टूडेंट के साथ लगा था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। समझ रहे हैं ना? बाकी बिल्कुल सही था, बस मोस्ट ऑफ के नाते वो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? गलत हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 52। द सिचुएशन कुड हार्डली हैव बीन अलर्टेड बाय द फोर्स इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले वर्ब को देखना है। कुड के साथ हैव, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये पैसिव है। पैसिव है तो एक्टिव में आ जाएंगे तो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुड हैव अलर्टेड, अलर्टेड मतलब परिवर्तित किया जा सकता था। अब आप खोजो कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं है तो हटाइए। है क्या इसमें? नहीं है। कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है, बस टिक करिए और आगे बढ़िए। सभी को बात समझ में आ रही है कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। रतन इज़ परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इज प्लस वर्ब की आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करेंगे। कॉन्टिन्यूअस को जब भी चेंज करते हैं तो बीइंग का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इज़ बीइंग परफॉर्म्ड, ऑप्शन नंबर सी एक ही ऑप्शन में है। टेंस का चेंज करना नहीं था, ठीक है, और बीइंग का प्रयोग करना था क्योंकि कॉन्टिन्यूअस था, तो बस एक ही ऑप्शन है। ठीक है, सभी को बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। काइंडली ऑफर योर रिमार्क्स। आप देखोगे ये इम्परेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? रिक्वेस्ट का सेंस है यहाँ पे। काइंडली मतलब क्या हो गया? रिक्वेस्ट। तो कभी भी रिक्वेस्ट का सेंटेंस है तो आप सीधे नियम पे आओगे। नियम ये कहता है कि रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को यू आर रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। वर नहीं होता है, आर होता है। यू आर रिक्वेस्टेड, ये फिक्स है। तो ऐसा किस ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में है। आगे का नियम होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, उसके बाद जो भी बचा सब ऐसे छाप देना है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन में हुआ, यू आर रिक्वेस्टेड टू ऑफर योर रिमार्क्स। ठीक है, सभी को ये बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ें हम। क्वेश्चन नंबर 55। द स्विस रिगार्डेड हिम एज एन इम्पोस्टर एंड कॉल्ड हिम। वर्ब को पहचानिए, चेंज करिए। वर्ब है आपका ये रिगार्डेड, पास्ट इंडेफिनिट, कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट है, इसका मतलब वाज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए ऑप्शन में चलते हैं। पहला नहीं हो सकता, इज के साथ है। दूसरा वाज रिगार्डेड वॉज कॉल्ड, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तीसरा हैज़ बिन रिगार्डेड, नहीं हो सकता। चौथा वॉज रिगार्डेड इज़ कॉल्ड, नहीं हो सकता, वॉज कॉल्ड होना चाहिए था। तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप अब आप लोग जिन लोगों ने वॉइस नहीं भी पढ़ा होगा, अब वो अगर ये मेरे वीडियोस देखे होंगे तो लगभग ये तीसरा वीडियो है आज, है ना, सेट नंबर 3 का। तो अगर ऐसे आप मेरे ही वीडियोस ही अगर आप देख रहे हो तो आप वॉइस और नरेशन पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मेरे वीडियोस को देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे करना है। और मेरे 10 वीडियो आप देखिए, 10 सेट तक देखिए, उसके बाद आप खुद से लगाओ क्वेश्चन। आप देखना वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। 10 के 10 आप सही करके आओगे। ठीक है, 10 वॉइस 10 नरेशन दोनों सही होंगे। वी शैल राइट अ नॉवल है, तो सेल को या तो शुड करेंगे या फिर पर्सन चेंज होगा तो विल के अनुसार वुड भी हो सकता है। तो विल के अनुसार ही किया है पूरा, तो वुड चाहिए हमें। कौन सा चाहिए? वुड चाहिए, एक ही ऑप्शन में, बस पढ़ लो फटाफट। और नॉवल वुड बी रिटन बाय अस। मिस्टेक कर रहे हैं क्या मैं? टेंस चेंज नहीं होता है, विल को वुड नहीं करते हैं, नरेशन में होता है ऐसा। ये अक्सर नरेशन और वॉइस कभी कभी लड़ जाते हैं, याद रखिएगा। ऐसा कब होता है? नरेशन में होता है। वुड तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इज आपका नहीं हो सकता, ठीक है। वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता, तो या तो सेल की जगह पे अब विल आ गया है तो मॉडल ऑक्सिलरी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज करेंगे तो क्या हो गया? मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब विल बी रिटन, विल बी रिटन, यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो नॉवल की वजह से सेल यहाँ पे विल हो गया है, टेंस नहीं चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो विल बी रिटन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं फटाफट हम लोग। हु गेव यू द मनी। तो ये हु वाले जितने भी आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं, इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इस हु को हम लोग लिखते हैं बाई होम। इस हु को हम लोग क्या लिख देते हैं? बाई होम। बाकी सब कुछ वही करना है। अब बिल्कुल वही, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के ही स्ट्रक्चर में रहेगा, ये सिंपल में नहीं होगा, ये नरेशन नहीं है। वॉइस है तो इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव, मतलब इसके बाद अब क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड के बाद अब हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो जैसा टेंस होगा, जैसा सब्जेक्ट होगा, सब आप लेके चलिए, ठीक है। तो पहले अब आप टेंस पहचान लो। बाई होम के बाद क्या आएगा? टेंस। तो गेव है, पास्ट इंडेफिनिट, वॉस चाहिए। बाई होम के बाद वॉस चाहिए या वर चाहिए, ठीक है। तो बाई होम के बाद वाज और वर, एक ही, दो ही ऑप्शन में है, ये दोनों तो वैसे ही चलेगा। अब यू के साथ क्या लगाओगे? वाज या वर? तो सबको पता है
वर लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट है यू आपका, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है ना सभी। हु हैड लाफ्ड एट यू, तो बाय हुम हो जाएगा, और हैड लाफ्ड है तो वो हैड लाफ्ड ही रहेगा। बाय हुम, ठीक है, और बीन हो जाएगा। हैड लाफ्ड क्या हो जाएगा, हैड के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बाय हुम के बाद पहले तो आपको हैड चाहिए, क्या यहाँ पर होगा, नहीं, पहले हैड चाहिए, तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए था, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, बस टिक करो, क्योंकि वहाँ पे वर्ड था चौथे ऑप्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 कहाँ गया। सीता लर्न्स हर लेसन्स डेली, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर डी में, ये दोनों तो गए, ठीक है। तो लेसन्स के साथ क्या लगाएंगे आप, आर ही लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना, चलो 60 पे चलते हैं। डिड ही प्लान एन एक्सकर्जन टू द माउंटेन्स, टेंस पहचान लो, डिड है पास्ट इंडेफिनिट, वाज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज या वर एक ही ऑप्शन में है, टिक करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। सबको ये समझ में आ गया, आज के ये 20 नरेशन ऑफ वॉइस, आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो पैरा जम्बलिंग हम लोग करते हैं, रीअरेंजमेंट, हाँ ओके। कल मैंने बताया था या तो आप पहला सेंटेंस देखो या तो आप अंतिम सेंटेंस देखो, पहले तो आपको ऐसे करना है, ठीक है, पहले और अंतिम से ही आपको वाक्य को पकड़ना है, ऑप्शंस करने हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। उसी मेथड से आज हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। तो क्या सेंटेंस, अच्छा देख लो पहले में क्या है, या तो क्यू है या तो यस है या तो आर, पी वैसे भी नहीं है, तो जरा पढ़ के देख लो, क्या ऑफ के साथ सेंटेंस शुरू होगा, ऑफ द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक, नहीं होगा, तो आर को हटा दो। अब क्यू और एस, पॉल्यूटेड विथ ग्रास, तो आपको पता है पॉल्यूटेड विथ ग्रास, क्या ये सेंटेंस की मीनिंग बनाएगा शुरू में आके, नहीं हो सकता, तो इन्हीं दोनों में से एक होना है, ठीक है। तो सेंटेंस के शुरुआत में तो क्यू आएगा, इतना पक्का है। अब क्यू वाले में क्या है, अब ये दोनों हटा दो आप, ठीक है। क्यू वाले में क्या है, एक में लास्ट में आर है, एक में लास्ट में पी है, ठीक है। पी देखोगे बबलिंग आउट वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, तो मुश्किल है कि पी भी ना हो पाए। आर क्या, ऑफ द डिकम्पोज ऑर्गेनिक, तो बिल्कुल आर बिल्कुल हो सकता है, तो बस आप यही एक पढ़ के देख लो, हालांकि यही आपका सही है, चाहो तो टिक भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप पा गए कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका, बिल्कुल सही है। चाहो अगर आपकी इच्छा, आपके पास टाइम है एग्ज़ाम में, तो आप पढ़ के भी देख लो, ठीक है। क्यू के बाद एस पी आर, द एयर हैज़ गॉट polluted with the gases bubbling out of the decomposed organic matter, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 62, तो पहले हम लोग स्टार्टिंग सेंटेंस देखेंगे, फिर हम लोग लास्ट वाला सेंटेंस देखेंगे। तो स्टार्टिंग में है आर क्यू एस पी, आर क्यू एस पी मतलब चारों ऑप्शन से देख लेना है, चलो देख लेते हैं। क्या ऑफ से शुरू होगा, ऑफ से शुरू नहीं होगा, इसका मतलब क्यू तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या दैट से शुरू होगा, कंजक्शन है बीच में आएगा, कंजक्शन है बीच में आएगा, एस से तो नहीं हो सकता, दो ऑप्शन तो भैया आपने हटा दिया, बचा पी और आर, मोमेंटस और फेस्टिवल आर। अब बताओ कौन सही लग रहा है, आर से शुरू करोगे कि मोमेंटस से शुरू करोगे, तो आपको समझ गया सब्जेक्ट यहाँ पे फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल से ही शुरू करेंगे। चाहो तो इसको टिक कर दो, और अगर आपके पास टाइम है, बेटर ये होता है कि एक बार पढ़ लिया करो, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड और लगते हैं, पढ़ ही लिया करो, गलत नहीं होगा उससे, ठीक है। तो हम लोग चौथा ऑप्शन पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आर पी एस क्यू को, ठीक है। तो उसी क्रम में मैं पढ़ूंगा, ठीक है। फेस्टिवल्स आर मोमेंटस ओकेजन्स दैट डिस्प्लेज द रिचुअल्स ऑफ डाइवर्स रिलीजन्स, है ना, भिन्न भिन्न रिलीजन के रीति रिवाज को हमारा ये क्या करता है, फेस्टिवल शो करता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है 62 का ऑप्शन नंबर ए। पढ़ने के बाद मीनिंग आपका निकल के आना चाहिए, अगर मीनिंग निकल के आ रहा है तो आपने जो किया वो बिल्कुल सही है। अब इसे हम लोग करेंगे अगर क्यू क्यू आर आर, ठीक है, स्टार्टिंग में क्यू क्यू है और आर है, ठीक है। तो क्यू और आर को अगर देख लो, अगर कर सकते हो तो क्यू है ब्रॉट अबाउट और आर है यूनाइटेड एफर्ट। अब बताओ ब्रॉट अबाउट और यूनाइटेड एफर्ट दोनों में से क्या सही लग रहा है, तो अगर हमें देखना हो तो मीनिंग वाइज तो आर ही लग रहा होगा आपको, ठीक है, आर लग रहा है ना। यूनाइटेड मतलब अगर एक इकट्ठा एफर्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। इंडिपेंडेंस आपको चाहिए नेशन का, आप देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशन की बात हो रहा है, तो कैसा एफर्ट होना चाहिए, यूनाइटेड एफर्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो सकता है, यूनाइटेड एफर्ट। क्या ब्रॉट अबाउट, ब्रॉट अबाउट एक वर्ब है,
वर्ब सेंटेंस के यहाँ शुरू में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्यू तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कौन सा होगा, आर वाले में से ही कोई होगा। लास्ट में यस आएगा कि पी, चेक कर लो फटाक से। अंडर वन लीडर द इंडिपेंडेंस ऑफ नेचर, तो यूनाइटेड एफर्ट से आप क्या पाए, इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशन मिलेगा आपको, है ना। तो लास्ट आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से चाहो तो आप बिना पढ़े आप चौथा ऑप्शन लगा सकते हो, बिल्कुल सही होगा। लेकिन आओ, अगर आप ऐसे नहीं कर पाए तो अब इन दोनों में से एक तो पढ़ के आपको देख लेना है, ठीक है। जैसे मैं जो सही है वही पढ़ रहा हूँ, RSQP, यूनाइटेड एफर्ट अंडर वन लीडर। लीडर एक होना चाहिए, जैसे महात्मा गांधी लीडर थे, उनके अंदर से भी लोग क्या अंडर क्या हुए, यूनाइट हुए। तो यूनाइटेड एफर्ट अंडर वन लीडर ब्रॉट अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ नेशन, ठीक है। क्या लाते हैं, अगर सभी लोग एक लीडर के अंदर यूनाइट होकर काम करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देश की, राष्ट्र की इंडिपेंडेंस, आज़ादी। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग सेंटेंस देखेंगे, PQSP, मतलब PQSP में से ही एक शुरू होना था। आर तो वैसे भी हटा दिया था शुरुआत में से। चलो, क्या बट से वाक्य को शुरू करोगे, नहीं शुरू करोगे। क्या स्टार्ट से वर्ब से शुरू करोगे, नहीं शुरू करोगे। पी तो ऑलरेडी हट चुका है, बस एक ही ऑप्शन बच ही रहा है। इस बार तो आपको पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपको श्योरिटी के साथ करना है, बिल्कुल एक भी नंबर आपको फ्री का नहीं गंवाना है। तो हम लोग एक बार पढ़ ही लेंगे इसको। तो इट कैन, तो QPRS में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इट कैन टेक अ वाइल बट इवेंचुअली द साउंड ऑफ योर फीट ऑन द पेमेंट ऑफ ऑन अ ट्रेल स्टार्ट्स टू साउंड लाइक म्यूज़िक। किसकी तरह, जब भी आप जो है आपका कह रहा है फीट का जो साउंड होता है वो किस तरह से करेगा, जैसे आपने देखा होगा मार्च पास करते हुए, तो जब भी वो पेमेंट होता है, जो चीज़ बिछी हुई होती है, ट्रेल मतलब जाने का रास्ता, वहाँ पे जब एक साथ आप लोग क्या करते हैं, पैर को पटकते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इट्स प्रोड्यूस अ साउंड लाइक म्यूज़िक, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। 65 कहाँ गया। चलिए भाई शुरू करते हैं। सेंटेंस में है आर और क्यू में से एक कोई रखना है आपको। स्टार्टिंग में द चेयरमैन हैज़ टर्मिनेटेड हिज सर्विस, क्या लग रहा है आपको, हिज सर्विस या द चेयरमैन, सॉरी आर और क्यू था ना, वी हैव टू फाइंड आउट, तो ज़्यादा अच्छा आपको वी हैव टू फाइंड आउट सही लग रहा है, ठीक है। तो आर के साथ वाक्य पढ़ के देख लो, या फिर आर के साथ लास्ट में क्या लगा, एस या क्यू, ठीक है। तो हिज सर्विस पे लाके एंड करोगे या हैज़ टर्मिनेटेड, तो आपको पता है हैज़ टर्मिनेटेड आपका वर्ब है, इसके बाद भी एक वाक्य आएगा, ठीक है। तो क्यू पे नहीं, किस पे ख़त्म करना चाहोगे, यस पे ख़त्म करना चाहोगे। तो इसको पढ़ के अब देख लो, मिल गया आंसर। RPQS एक बार पढ़ के देख लो। वी हैव टू फाइंड आउट द ग्राउंड्स ऑन विच द चेयरमैन हैज़ टर्मिनेटेड हिज सर्विस, ठीक है ना। हमें उस जगह को, उस ग्राउंड को खोजना है जहाँ पर चेयरमैन ने उसके अपने सर्विस को क्या किया, उसको टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। ग्राउंड मतलब यहाँ पे रीज़न से है, वहाँ प्लेस से नहीं है। वी हैव टू फाइंड आउट द ग्राउंड का मतलब हमें उस रीज़न को पता करना है, ठीक है, जिसकी वजह से चेयरमैन ने टर्मिनेट कर दिया अपने सर्विस को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। तो देखा किस तरह से हम लोग ऑप्शन से ही इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्लोज टेस्ट पे। तो टाइम भी काफ़ी हो रहा है ना, 33, क्योंकि ये सेकंड सेशन जो है ये थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम तो लेंगे। अगली बार से क्या करेंगे, इस फर्स्ट सेशन जो हमारा छोटा होता है, इस पैरा जम्बलिंग PQRS को हम लोग फर्स्ट सेशन में डाल देंगे, ठीक है। 45 क्वेश्चन फर्स्ट में कर देंगे, इसमें 40 क्वेश्चन ही रखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाता है। अभी हमने 2 पैसेज पे चर्चा करना है, ठीक है। अगर मैं क्लोज टेस्ट को खूब अच्छे से समझा के लूँ तो कम से कम 20 से 25 मिनट दोनों क्लोज टेस्ट लेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा स्पीड तेज़ ही रखेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो मैं कितना कोशिश करता हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल जाए और प्रोडक्टिव चीज़ें मिले, ठीक है। ऐसा नहीं करता हूँ कि इसी को आप देखोगे, अगर अदर यूट्यूब वीडियोस पे आप अगर देख लो, इतना क्वेश्चन आप देख लेना, आज खुद एनालिसिस करना, इतना क्वेश्चन अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे उसने लिया ही लिया है, केवल फर्जी बात करके। आप देख लेना जाके आज, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको सी हावर बढ़ाना होता है, ठीक है। सी हावर बढ़ाना होता है क्योंकि उनको भी एक चैलेंज मिला होता है कि इतने घंटे तक वीडियोस दिखाना है बच्चों को, ठीक है। ये एक मकसद होता है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें हम लोग।
फ़िलहाल हमें अपना काम करना है, फटाफट हम लोग अपना काम करते हैं, बातें कम काम ज़्यादा। ऑन 6 अगस्त तो क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के पहले मैंने हमेशा आपको कहा है कि जल्दी से आप तुरंत पढ़ना मत शुरू कर दीजिएगा। शुरू की 1-2 लाइन पढ़िए और हमेशा आप जो है पहले ये देखो कि किस मुद्दे पे जो है, किस मैटर पे जो है इस क्लोज टेस्ट को उठाया गया है। ऐसा कोई मैटर कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा जो आपके करंट लाइफ से हटके हो। आपके लाइफ से जुड़ी हुई बातों को ही क्लोज टेस्ट में वो डालता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब आप सोच लोगे कि मुद्दा क्या था, मैटर क्या था, तो आप खुद से उसको रिलेट कर सकते हो। कई टफ वर्ड आएंगे यहाँ पे, लेकिन आप खुद से रिलेट कर सकते हो कि वहाँ पे होना क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, आइए पहले उसको हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो बात हो रही है ऑन 6 अगस्त देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई अबव हिरोशिमा। तो हिरोशिमा मतलब वो जो परमाणु अटैक आपका हुआ था, तो आप समझ गए उसी की बात हो रही है। सब ने उसके बारे में पढ़ा होगा, सब कोई जानते हो कितना भयानक दृश्य था वो। जब परमाणु हिरोशिमा जापान पे वो अटैक हुआ तो हर तरफ जो है मृत्यु ही मृत्यु थी, लाशें ही लाशें थी, पूरी तरफ आग ही आग था, जलन थे उसके जो है फायर से, ठीक है, उसके केमिकल से। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ऑन 6 अगस्त देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई। आकाश में थोड़ी से भी बादल नहीं थे, आकाश पूरा साफ था। अबव हिरोशिमा एंड अ माइल्ड हार्डली डैश विंड वॉज ब्लोइंग। मतलब कह रहे एक धीमी सी हवा चल रही थी जिसको हम महसूस कर सकते थे, ठीक है। मतलब मौसम बिल्कुल साफ़ था, सब कुछ एकदम शांति भरा माहौल था। हल्की सी हवा चलने का मतलब क्या था कि कोई भी आप अगर देखते तो सब कुछ शांत माहौल था एकदम। तो कैसा महसूस कर रहे थे, हार्डली डैश विंड वॉज ब्लोइंग, ठीक है। कैसा, अंडर स्टैंडेबल, ऐसा विंड जिसको आप समझ सकें नहीं। परसेप्टिबल मतलब होता है किसी को महसूस करना। कंसीवेबल कल्पना करना। इनकॉरिजिबल जिसको सुधारा ना जा सके। तो कौन सा होगा, महसूस करने की बात हो रही थी तो परसेप्टिबल आपका बिल्कुल सही होगा। हार्डली परसेप्टिबल विंड वॉज ब्लोइंग एट 9:07 इन द मॉर्निंग, मतलब 7:09 पर। एंड एयर रेडेड वार्निंग डैश, ठीक है। एयर रेडेड मतलब आकाश से ही एक वार्निंग उसको सुनाई दी, वार्निंग साउंड। कैसा साउंड, वार्निंग के बाद आप समझ गए क्या होगा, जाहिर सी बात है साउंड ही होगा यहाँ पे। तो 67 में क्या हो जाएगा, वार्निंग साउंडेड एंड 4 अमेरिकन B-29 प्लेन्स अपीयर्ड इन द स्काई। और क्या दिखाई दिया आकाश में, ठीक है, 4 अमेरिकन B-29 प्लेन्स दिखाई दिए। एंड देन केम द मोमेंट ऑफ डैश, और फिर कौन सा मोमेंट आया, ठीक है, आगे पढ़ लो मालूम चल जाएगा। विद इन अ फ्यू सेकेंड एटॉमिक एक्सप्लोजन, कुछ ही सेकंड में वो जब वो B-29 प्लेन्स अपीयर्ड आकाश में दिखाई दिए तो कुछ ही सेकंड में क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, एटॉमिक एक्सप्लोजन, परमाणु विस्फोट। तो कैसा मूवमेंट होगा, जाहिर सी बात है एक बहुत ही फियर्स, बहुत ही भयानक सा दृश्य वो रहा होगा। तो 68 के लिए हम लोग क्या लेंगे ज़रा यहाँ पे देखते हैं। रिजोल्यूशन संकल्प होगा, नहीं, कोई चांस नहीं है। रिवेबरेशन, ये भी नहीं हो सकता। रिजुनेशन मतलब होता है नवीनीकरण करना, ये भी नहीं हो सकता। एनिहिलेशन मतलब नष्ट कर देना। तो कैसा दृश्य था, कैसा मूवमेंट था, नष्ट कर देने वाला एक मूवमेंट था। तो 68 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एनिहिलेशन, ठीक है, बर्बाद कर देने, नष्ट कर देने का मूवमेंट उस समय दिखाई दिया। वो क्या था, विथ अ फ्यू सेकंड ऑफ एटॉमिक एक्सप्लोजन, कुछ सेकंड का एटॉमिक एक्सप्लोजन। 1000 वर डैश बाय अ वे ऑफ सीयरिंग हीट। तो हज़ारों लोग क्या हो गए उस हीट से, क्या हो गए, जब हीट से कोई प्रभाव पड़ता है तो वो जल जाते हैं, क्या होते हैं, जल जाते हैं। तो फ्रोज़न होंगे क्या, नहीं होंगे। टॉस्ट होंगे नहीं, सिप्ड होंगे नहीं। स्कॉच, स्कॉच मतलब होता है तेज आग के, आग से क्या होना, जल जाना। तो वह स्कॉच्ड बाई वेब ऑफ सीयरिंग हीट। तो 69 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम लोग 70 की तरफ। हीट, मेनी वर किल्ड इंस्टेंटली, काफ़ी लोग तो तुरंत मर गए। अदर्स बाई ब्रीथिंग, मतलब कुछ लोग तड़प तड़प के, या ले ब्रीथिंग मतलब हो गया ऐसे पड़े रहे। और जो है ट्रेन्स वर डैश ऑफ द रेल्स एज इफ़ दे वर टॉयज़। और ट्रेन वगैरह क्या हुए, उस एक्सप्लोजन की आवाज़ से, उस एक्सप्लोजन के झटके से क्या हुआ, खिलौने की तरह क्या हो गए, खूब तेज़ी से पटरियों से फेंका गए, है ना।
अब इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं, स्लंग, फ्लंग, क्लंग, फ्लू। देखो फ्लू तो नहीं होगा, सबको उड़ नहीं गया, कोई जहाज़ नहीं था जो उड़ जाएगा। स्लंग, क्लंग, फ्लंग का मतलब अगर आपको पता है तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज़ कर नहीं पाओगे। क्लंग का मतलब होता है चिपके रहना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, फ्लंग आपको मीनिंग देखनी पड़ेगी, ये नहीं होगा। सही आंसर क्या है, स्लंग, क्योंकि स्लंग का मतलब होता है खूब तेज़ी से अगर किसी चीज़ को फेंक दिया जाए तो वो होता है स्लंग। आई थिंक फ्लंग का मतलब होता है कि जानबूझकर कोई चीज़ जो है फेंकना, शायद ये होता है। देख लेना, चेक कर लेना। 70 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एनिमल्स सफ़र्ड द सेम फेट, और एनिमल्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे ट्रेन्स के साथ हुआ, वैसे एनिमल्स के साथ भी, वो भी एकदम ज़मीन से एकदम खूब तेज़ झटके से फेंका गए। ट्रीज़ वेंट अपन इन फ्लेम्स, पूरे पेड़ में आग लग गए। एवरी लिविंग थिंग्स वॉज डैश इन एटीट्यूड ऑफ इनडिस्क्राइबल सफरिंग, मतलब सभी लोग किस एटीट्यूड में थे, एक भयानक से सफरिंग को क्या कर रहे थे, झेल रहे थे। वॉज डैश इन द एन एटीट्यूड, तो 71 में क्या होगा, विविफाइड मतलब होता है जीवित कर देना। जी नहीं, जीवित नहीं किया जा रहा है, कुछ मरने जैसा ही होगा। ठीक है, ऑर्चेस्ट्रेट मतलब वहाँ पे योजना बना रहे क्या सब लोग, जी नहीं, उस मोमेंट पे कोई वहाँ पे अभी योजना नहीं बना सकता। पिटर्ब्ड और पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड मतलब होता है भयभीत, तो यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग में पेट्रब मतलब होता है आई थिंक शायद जानबूझकर या कुछ ऐसी ही मीनिंग इसकी है, चेक करना। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे क्या होगा, पेट्रीफाइड मतलब होता है भयभीत। अब इस लाइन को यहाँ पे अगर मीनिंग आपको पता है तभी ये कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे, इन दोनों में आप फंस जाओगे। ठीक है, तो कहाँ चले गए हम लोग, कौन सा था, 71। एवरी लिविंग थिंग्स वॉज पेट्रीफाइड, भयभीत हो गए थे, इन एन एटीट्यूड ऑफ इनडिस्क्रिबल सफरिंग, दोज हु मैनेज्ड बाय सम मिरेकल, और जो बच गए किसी दैवीय शक्ति या किसी जादू की वजह से जो बच गए, मतलब भाग्यपूर्ण जो बच गए, उनके साथ क्या हुआ, टू डैश देमसेल्व आउट ऑफ द मेज ऑफ डेब्रिस, डेब्रिस मतलब होता है मलबा, ऑफ बीम्स, ब्रिक्स मतलब ईंटें, ग्राइडर्स मतलब क्या हुआ, जो बच गए वो कैसे बचे, अब उनको भी क्या करना है, वो कहीं मलबे के अंदर, कहीं ब्रिक्स के अंदर क्या हुआ, मतलब घर में थे तो उनके ऊपर घर गिर गया या बीम गिर गया। ठीक है, अब उनसे उनको क्या करना है, निकलना है। तो जो किसी मिरेकल से बच गए उनके लिए भी समस्याएं क्या है कि उनको अपने आप को वहाँ से क्या करना है, निकालना है। तो टू डैश देमसेल्फ मतलब हमें अपने आप को वहाँ से क्या करना है, निकालना है, मतलब एक्सट्रिकेट करना है। ऑप्शन नंबर सी। देखो क्लोज टेस्ट करते हुए आपको मीनिंग आनी चाहिए, इसीलिए पहले आप वोकैब कुछ तैयार कर लो। ठीक है, इमेनिसिपेट मतलब होता है आज़ाद करना, एक्सप्लॉइट मतलब शोषण करना, इवॉल्व मतलब विकसित करना, तो ये तीनों तो हो नहीं पाता। एक्सट्रिकेट मतलब तो निकालना, टू एक्सट्रिकेट देमसेल्फ आउट ऑफ द मेज ऑफ डेब्रिस of beams, bricks and grinders, found themselves encircled with a ring of fire, और उसके बाद वो क्या देख रहे हैं कि हमारी चारों तरफ क्या है, आग ही आग है, चारों तरफ क्या है, आग ही आग है। वहाँ से उनको निकलने का एक चैलेंज उनके पास भी है। द फायर्स डैश विथ टेरिबल डैश बाय द इवनिंग देयर वॉज नथिंग लेफ्ट टू बर्न, मतलब वो जो आग था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। क्यों मैं कह रहा हूँ बढ़ता गया, घटता हुआ मैंने क्यों नहीं कहा, क्योंकि आगे यहाँ पे लिखा है बाय द इवनिंग वॉज नथिंग लेफ्ट टू बर्न, कुछ बचा ही नहीं जलने के लिए, मतलब सब कुछ जला डाला। इसका मतलब वो आग जो वहाँ पे थी वो धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ता गया और इवनिंग तक क्या हुआ, कुछ भी जलने के लिए बचा ही नहीं, सब कुछ जल गया। द फायर डैश विद द टेरिबल, तो 73 में हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएट मतलब कम हुआ नहीं, एक्सटेंड मतलब बुझा दिया गया नहीं, डेप्रिसिएट नहीं होगा, एक्सटेंड बढ़ा। ठीक है, तो क्यों बढ़ाने की बात की, क्योंकि आगे वाला लाइन पढ़ के मालूम चलता है कि आग की जो तीव्रता थी वो बढ़ती गई और शाम तक बाय द इवनिंग देयर वाज नथिंग लेफ्ट टू बर्न, कुछ भी नहीं बचा जो जल सके। एंड हिरोशिमा हैड डैश टू एग्जिस्ट, मतलब अब हिरोशिमा में क्या हुआ, रहना क्या हो गया, मुश्किल हो गया, रहना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, सीज टू एग्जिस्ट मतलब बाधित हो गया वहाँ पे रहना, कोई नहीं रह सकता था वहाँ पे। तो एक दुखद घटना था, ठीक है, जिसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है वहाँ पे। तो एटॉमिक एक्सप्लोज़न ऐसा ही होता है जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। ठीक है, चलिए पैसेज नंबर सेकंड पे आते हैं। यहाँ पे आरबीआई अपने पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो आरबीआई आपको पता ही है कि किस तरह से अपने पॉलिसी को लाता है और मार्केट में इन्वेस्टमेंट को जो है आपका इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, चलिए कैसे इफ़ेक्ट करता है देखते हैं हम लोग।
पैसेज नंबर सेकंड। तो आई होप 44 मिनट तो हो चुके हैं, तो इसको मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको आंसर बताना ही चाहूँगा, हल्का फुल्का मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है, क्योंकि टाइम अब काफ़ी हो रहा है। द रिजर्व बैंक हैज़ सेट अ 4 डैश एजेंडा फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, एजेंडा मतलब होता है जब कुछ पॉइंट्स इकट्ठा करके आप एक चीज़ बनाते हो, उसे हम लोग कहते हैं इकट्ठा। तो कितने पॉइंट उसने इकट्ठा किया है? 4 पॉइंट। तो 76 का क्या हो जाएगा? 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। RBI has set a 4-point agenda for the government to dash the growth and revive investment। ग्रोथ को क्या कर सके, वो शुरू कर सके, और इन्वेस्टमेंट को क्या कर सके, रिवाइव मतलब पुनः जीवित कर सके। तो क्या करेगा वो? किक स्टार्ट करेगा। इंडिकेट मेक किक बैक नहीं करेगा, वापस नहीं ले जाएगा, मेक नहीं करेगा, इंडिकेट नहीं करेगा। टू किक स्टार्ट मतलब क्या होता है? शुरू करना, ठीक है। ग्रोथ एंड रिवाइव इन्वेस्टमेंट इन अ डैश इकोनॉमी। कैसा इकोनॉमी? जाहिर सी बात है, अगर आप किक स्टार्ट कर रहे हो, इसका मतलब चीज़ें पहले से बंद थी, लड़खड़ाई हुई थी। तो इकॉनमी के लिए बंद वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, मतलब जो इकॉनमी आपकी लड़खड़ा गई थी उसमें ग्रोथ करने के लिए और रिवाइव करने के लिए इन्वेस्टमेंट को उसने क्या किया? 4 पॉइंट का एजेंडा बनाया, जिससे उसने उसको क्या किया? किक स्टार्ट किया। तो लड़खड़ाने जैसा वर्ड यहाँ पे अगर आपको खोजना है, अगर आपको मीनिंग पता है, तो स्कैटरिंग मतलब बिखरा हुआ होता है, स्लो मोशन होगा नहीं। स्प्लिंटरिंग और स्टटरिंग, स्टटरिंग मतलब होता है लड़खड़ाना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? मीनिंग आपको पता नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, जाहिर सी बात है। तो 78 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए हो गया, ठीक है। आगे, इवन एज इट डैश दैट मॉनेटरी पॉलिसी वुड कंटिन्यू टू डैश ऑन इन्फ्लेशन। फिर भी जो है ऐसा दिखता था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किस पे फोकस है आपका? इन्फ्लेशन पर क्या है आपका फोकस है, ठीक है। तो इवन एज इट डैश 79, इवन एज इट मतलब फिर भी ये ऐसा शो करता था। तो शो करने के सेंस में यहाँ पे क्या है? इंक्लाइंड नहीं होगा, ठीक है। रिडीम्ड भी आपका नहीं होगा, रिडीम मतलब होता है चुकाना। रिटर्न भी नहीं होगा, तो बचा क्या? सजेस्टेड। सो के सेंस में यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, सजेस्टेड। तो इट्स सजेस्टेड दैट मॉनेटरी पॉलिसी वुड कंटिन्यू टू डैश ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पे क्या करेगा? वो फोकस करेगा। ये तो बोलने से आपका निकल के आ सकता है कि इस 80 का क्या हो जाएगा? फोकस। टू कंटिन्यू टू फोकस ऑन इन्फ्लेशन। वाइल डैश अ स्पेल ऑफ पॉलिसी स्टेसिस एट द सेंटर एज वन ऑफ द डैश फॉर द स्लो डाउन ऑफ द डैश। वाइल डैश अ स्पेल मतलब इस स्पेल को इस स्पेल पॉलिसी ऑफ स्टेटस को दिखाकर, तो दिखाने के सेंस में फिर आप वही लोगे, स्कॉल्डिंग डांटना लोगे नहीं, फ्लेमिंग तो हो ही नहीं सकता, साउटिंग तो कोई चांस नहीं है। तो आप यहाँ पे रीजनिंग से भी लगा सकते हो कि सी ही हो सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 81 का सी। वाइल शोइंग अ स्पेल ऑफ पॉलिसी स्टेटस एट द सेंटर वन ऑफ द डैश रीज़न फॉर द स्लो डाउन। देखो मैंने रीज़न अपने आप से निकल आया वहाँ पे, है ना, क्योंकि स्लो डाउन। और क्या स्लो डाउन होगा भाई? किसकी बात हो रही है? इकोनॉमी की। तो 83 भी फिल हो जाएगा। तो इकोनॉमी के स्लो डाउन होने का एक क्या था? रीज़न क्या था? स्पेल ऑफ पॉलिसी स्टेसिस को जो उन्होंने शो किया था वो क्या था? इकोनॉमी के स्लो डाउन होने का एक रीज़न था, ठीक है। तो 82 में क्या हो जाएगा आपका? रीज़न हो जाएगा। किसका रीज़न हो जाएगा? स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी, स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी। 85 में 3 में क्या हो जाएगा? इकोनॉमी, ठीक है। चलते हैं 84 पे। द RBI सेट इन इट्स एनुअल डैश, एनुअल रिपोर्ट आता है सबको पता है। तो रिपोर्ट कहीं है ऑप्शन में? बिल्कुल है। एनुअल रिज़ल्ट नहीं होगा, एनुअल रिपोर्ट होगा यहाँ पे। रिज़ल्ट जब एग्ज़ाम दे दोगे उसका कोई परिणाम आएगा तब वो रिज़ल्ट होता, तो वो परिणाम नहीं होगा, रिपोर्ट की बात होगी। तो RBI सेट इन इट्स एनुअल रिपोर्ट दैट द सेंटर फर्स्ट हैज़ टू क्रैक डाउन ऑन द ट्विन। तो क्या क्रैक डाउन करने कह रहा है? ऑप्शन हो जाएगा इसका 85 का ए। सेंटर को ज़रूरत है कि पहले वो क्या करे? फर्स्ट मतलब क्या? प्राथमिकता। प्राथमिकता में क्या आ जाएगा? आपकी ज़रूरत की बात आ जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ए होगा। तो इस अनुसार आज के 85 क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं? समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, इसको 1-2 बार आप ज़रूर देखो, ठीक है ना। पहले आप खुद से सॉल्व करो, फिर आप इसको मिलाओ, फिर एक बार आप क्विक रिवीजन करो इस वीडियो का, ठीक है। और आपको कोशिश ये भी करना है कि जितने भी लोग CGL मेंस और SSC स्टेनोग्राफ़र की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन तक इन वीडियो को पहुंचाइए। या कोई भी SSC CHSL या CGL कोई भी SSC से जुड़ा हुआ विद्यार्थी आपके कांटेक्ट में है जो तैयारी कर रहा है, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। आज के लिए इसमें इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ पार्ट नंबर 4 सेट 4 के साथ हम लोग मुलाकात करेंगे। चलिए, हैव अ गुड डे, टेक केयर।